नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद बीरू सिंह में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के सामने टॉप 30% जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं एक एक प्रश्न की। तो बने रहें मेरे साथ। तो प्रश्न नंबर 1 ये पहला आप लोगों के सामने है। प्रश्न कह रहा है कि अलमाटी जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? बहुत ही फेमस और बढ़िया प्रश्न रहा है, ट्रेंडिंग प्रश्न रहा है ज्योग्राफी से। तो स्टार लगा लें इस प्रश्न को, क्योंकि ये आने वाली परीक्षाओं में पूछा गया है। और भी बताऊंगा कौन सा डैम पूछा जाता है और पूछा जाता रहा रहेगा, उम्मीद करता हूं ऐसा। तो फिलहाल इसका सही विकल्प चुनते हैं कि जो अलमाटी बांध है वो किस नदी पर है। क्या कावेरी नदी पर है, गोदावरी पर है, तुंगभद्रा है या फिर कृष्णा नदी पर? ये क्या है, इसका सही विकल्प चुनें। क्या ये कावेरी नदी पर है या कृष्णा नदी पर है या गोदावरी नदी पर है? किस नदी पर ये बांध है? बहुत ही बढ़िया फेमस क्वेश्चन है ये। तो जो लोग विकल्प डी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं। जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नागा अर्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर है? नागा अर्जुन बांध या नागा अर्जुन सागर बांध, नागा अर्जुन जो डैम है, बांध है, वो किस नदी पर है? याद रखें इसे, नागा अर्जुन बांध भी कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, याद रखें। कैसे याद रखेंगे कि ये अर्जुन है ना, अर्जुन किसके साथ रहते थे? तो कृष्ण के साथ रहते थे, है ना। याद हो गया कि नागा अर्जुन जो डैम है वो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अब जब भी नागा अर्जुन आएगा तो तुम्हें कृष्ण याद रखना है कि कृष्ण नदी है, कृष्णा नदी है। ठीक है, उसी पे ये नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है ना। अब कोई दिक्कत हो तो बताएं कि नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ किस नदी पर स्थित है? तो वो कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है। गोदावरी के बारे में बता दें, इसे बृहद गंगा कहा जाता है। ठीक है, बृहद गंगा है ना, बृहद गंगा की संज्ञा दी गई है बृहद गंगा। और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है ना। इतने सारे प्रश्नों को याद रखें। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। और जो नागा अर्जुन बांध है वो कृष्णा नदी पर है ना। गोदावरी नदी को भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा और बोल सकते हैं हम कि इसे बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सी संस्था है जो भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है ना। राजकोष की मतलब क्या होता है? कोष माने होता है रुपया, पैसा, धन दौलत, है ना। राज मतलब जो राज्य का जो कोषाध्यक्ष होता है ना, उसको बोलते हैं राज का। दौलत, धन दौलत, पैसा। तो ये क्या करता है? क्या वित्त मंत्रालय करता है, नीति आयोग या रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक, कौन करता है? तो जो ये राजकोष की ये वित्त आयोग करता है ना, इसकी गठन जो है, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, वित्त आयोग। ठीक है, राजकोष की नीति तैयार करती है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त माने होता ही है फाइनेंशियल। ठीक है, और राजकोष की माने भी होता है पैसों से ही ये दोनों संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, है ना। अब बात करते हैं हम उसकी नीति आयोग। ये नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं, जो 2015 में नाम बदल के योजना आयोग भी कर दिया गया है इसका नाम। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? मुंबई में हुई है, 1935 में हुई है। याद रखें, 5 करोड़ रुपयों के साथ स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है। तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, ये डेट बहुत ही याद रखें कि इसका जो राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जो भारतीय स्टेट बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? क्या 1 जनवरी 1949 को हुआ था? ये डेट बिल्कुल सही है। इसी को, भारतीय बैंक को हम क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक की संज्ञा दी गई है, बैंकों का बैंक, है ना। इतने सारे प्रश्न याद रखें। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या वो सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, जो यांगसी नदी है ये है, या हुआन नदी है ये है ना। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न रहा है, बढ़िया प्रश्न रहा है। लोग बाग गलत कर लेते हैं, अगर इसमें गंगा सही होता है ना तो भी शायद गलत कर लेते। तो गलत नहीं करना है, ये एशिया की बात कर रहा है ना। एशिया की ये चीन, जो कि ये चीन में नदी है यांगसी नदी, इसको ही एशिया की सबसे लंबी नदी माना गया है ना। एक वांगटीसी करके नदी है, उसको पीली नदी कहा जाता है। पीली नदी की संज्ञा किस नदी को? वांगटीसी नदी को दी गई है। वो कहाँ है? वो चीन में ही स्थित है, याद रखें, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको उड़ा दें आप।
कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है ना। ये मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन को बताया है। जिन भाई बहनों ने मेरी वीडियो देखी होगी वो सभी सही कर ले जाएंगे, मुझे आशा है इस बात की। तो क्या अनुच्छेद 63 है, 76 है, 108 है या 280 है, क्या है? अनुच्छेद 76 से याद आ रहा है कि ये महान्यायवादी से है ना। जो भी इन्होंने भी वीडियो देखी है वो इसको सही बता रहे होंगे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से है, और ये महान्यायवादी कौन होता है? ये प्रथम अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है, याद रखना। प्रथम विधि अधिकारी होता है। किसका होता है प्रथम विधि अधिकारी? सरकार का, केंद्र सरकार का। किसका किसका होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, याद रखें इस बात को। ठीक है, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से है। ठीक है, और महान्यायवादी जो कि प्रथम विधि अधिकारी होता है, किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है ना। और अब राज्य में भी बात कर लेते हैं कि राज्य में भी कोई सलाहकार होगा तो उसको महाधिवक्ता कहते हैं, याद रखना है। महाधिवक्ता राज्य की करता है, और जो महान्यायवादी होता है वो केंद्र सरकार की सलाह मतलब सलाहकार होता है ना, कानूनी मामलों में। अब ये क्वेश्चन है कि जो नियंत्रण मालिका परीक्षा है ये किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 148 से संबंधित है, कैग, याद रखना है इसको। और ये 280 क्या है? ये वित्त आयोग से संबंधित है ना, अनुच्छेद वित्त आयोग। ठीक है, इसका जो भी अनुच्छेद है वो 280 है। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, है ना। अब ये जो नियंत्रण लेखा परीक्षक है इसकी जो रिपोर्ट भेजती है वो मतलब कौन भेजता है? वो लोक लेखा समिति है। कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति, है ना। लोक लेखा समिति को अंग्रेजी में कहते हैं पीएससी, पब्लिक अकाउंटिंग कमिटी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके सदस्य भी बहुत सारे पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। तो इसके 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, है ना। तो ये यहाँ भी थोड़ा सा याद रखें। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि दल बदल जो कानून है वो किस अनुसूची से बिलोंग करता है? इसका आपको जवाब देना है। क्या वो दूसरी अनुसूची है, या 5वीं है, या 8वीं है, या 10वीं है? वो अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, याद रखें। 10वीं अनुसूची में ही कहा गया है कि दल बदल कानून से। तो इसका फिलहाल जो विकल्प है वो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? मतलब कोई एक प्लेयर है उसको मतलब क्या दिया जाए ऐसा खाने को कि उसे तुरंत ऊर्जा मिल जाए, एनर्जेटिक हो जाए? क्या उसे कार्बोहाइड्रेट दें, प्रोटीन दें, विटामिन दें, वसा दें, क्या दें उसे? तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल, मांस, मच्छी, और बोल सकते हैं हम स्टार्च वगैरह, है ना, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है अगला कि मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है, ज़रा सा बताएं। ये प्रश्न साइकोलॉजी में भी पूछा जाता है, टेट के एग्जाम्स में, साइकोलॉजी सी टेट में आती है ना, उसमें भी पूछा जाता है कि मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। लगभग 1400 ग्राम होता है ना। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो कत्था होता है वो किस पेड़ की लकड़ी के द्वारा तैयार किया जाता है? क्या वो सॉल की लकड़ी होती है, खैर की होती है, बबूल की, या साजा की? किसकी लकड़ी से खैर की जो मतलब कत्था है वो किससे बनाया जाता है? कौन सी वो लकड़ी है? सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, कि जो भी कत्थे के लिए खैर की लकड़ी से बनता है ना। और भी कुछ बता दें पॉइंट एक्स्ट्रा, 2 पॉइंट और लिख लें इसमें। क्या है कि जो लकड़ी जो जो बल्ला होता है ना, खेलने वाला प्रियल, अब उसका जो लकड़ी का बल्ला होता है वो किस लकड़ी का बना होता है? तो वो बिलो का लकड़ी का, किसका? बिलो की लकड़ी, है ना, उससे बना होता है, याद रखें इसको भी। और एक क्वेश्चन और बता दें कि जो बीड़ी होती है ना, बीड़ी, वो किस पत्ते से बनती है? तो वो तेंदू के पत्ते से बनती है, इसको भी याद रखें, है ना। बहुत सारी प्रश्न मैंने बता दिए कि खैर से क्या निकलता है? कत्था निकलता है ना। कत्था मतलब कत्था पूछा जाए तो खैर, है ना, खैर छोड़ो कत्था, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं, खैर छोड़ो कत्था। खैर का मतलब कत्था, और जो बीड़ी बनती है वो तेंदू के पत्ते से, है ना। और जो लकड़ी का बल्ला होता है वो बिलो की लकड़ी से, याद रख सकते हैं इतना, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न जो लिखित संविधान है वो किस देश का है? क्या वो ब्रिटेन का है,
जापान का है, भारत का है या अमेरिका का है, किसका है? जो लिखित समाधान पूछ रहा है वो किसका है? क्या ब्रिटेन का है, जापान का है, भारत का है या अमेरिका का है, किसका है? तो जो भी भाई बहन विकल्प डी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं। जो लिखित समाधान है वो अमेरिका का है ना? प्रारंभिक पूछ रहा है, वैसे तो सबसे बड़ा समाधान पूछा जाए लिखित समाधान किसका है? भारत का है ना? सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित समाधान है ना, किस देश का है? तो वो भारत का है। लेकिन प्रारंभिक पूछ रहा है, ये वर्ड नहीं भूलना है कि प्रारंभ में पूछ रहा है लिखित समाधान किसका है, तो अमेरिका का है। ये इसका खेल है ना, राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है, याद रख सकते हैं इसको, बेसबॉल है इसका राष्ट्रीय खेल। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा लिखित समाधान अमेरिका का है। और ये प्रारंभिक है ना। और अगर भारत का पूछा जाए सबसे बड़ा, मतलब ये प्रारंभ हटा दें, प्रारंभ को छोड़ दें, प्रारंभ हो ही ना, तब पूछा जाए लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार लगाकर नोट करें कि अलिखित संविधान किस देश का है, तो ब्रिटेन का है। किसका है? अलिखित। अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का है, याद रख सकते हैं इसे। लिखित संविधान अमेरिका का, अलिखित ब्रिटेन का, और सबसे बड़ा विश्वव्यापी भारत का है ना। और संविधान से क्वेश्चन और याद आ गया कि जो संविधान को लिखा था, अपने हाथों से लिखा था, वो किसने लिखा था? वो लिखा था प्रेम बिहारी जी ने, याद रख सकते हैं इसे, प्रेम बिहारी जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समुद्री जो रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? सीधा सीधा स्टार लगा के इसको नोट करें और इसको सीधा ही रट ही लें इसको, ठीक है, क्योंकि ये बदला नहीं जाता। समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? अभी तक तो नहीं बदला, लेकिन आगे चल के पता नहीं। लेकिन फिलहाल सीधा ही याद करने वाला ही क्वेश्चन है कि भारत की समुद्री जो तट रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो वो 75-16 है। सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है, सीधा याद कर सकते हैं इसे कि भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 75-16 है। सबसे ज़्यादा जो समुद्री तट की सीमा लगती है वो किससे लगती है? गुजरात से लगती है, याद रखना, ठीक है, गुजरात से लगती है। गुजरात में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार है। अब ये काली मिट्टी आ गई है तो इसका जड़ ख़त्म करना पड़ेगा काली मिट्टी का। काली मिट्टी को ही हम चरनोजम मिट्टी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं, है ना। काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में है। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो महाराष्ट्र, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग प्रश्न बनता जा रहा है गुजरात ऑप्शन में नहीं देता, है ना। तो आप लोग गुजरात नहीं है तो महाराष्ट्र ज़रूर देगा, है ना, महाराष्ट्र को टिक कर दें, सही हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा खेती होती है किसकी? कपास की होती है। कपास को क्या बोला जाता है? सफ़ेद सोना बोला जाता है, याद रख सकते हैं इसको। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? क्या वो जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लेटेराइट मृदा है, शुष्क मृदा है? कौन सी मृदा है जिससे भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना हुआ है? इसका सही विकल्प बताएं, कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प होगा ए, जलोढ़ मृदा। जो जल द्वारा बहकर लाई जाती मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं, ना। बतौड़ मृदा जो वायु द्वारा बहकर लाई जाती है बतौड़ मृदा कहते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही हो जाएगा। फिलहाल इसका सही विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायुनली के संजाल को क्या कहा जाता है? ये बायो से बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है ना। क्या उसे ट्यूब्स बोलते हैं या ब्रोची बोलते हैं या जो स्प्रेकल्स होते हैं या ट्रैकिया बोला जाता है? इसे क्या बोला जाता है? जो जो कीटों में जो गैसों के आदान प्रदान के लिए जो वायुनली होती है ना, इसको याद रख सकते हैं, वायुनली, है ना, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि पॉलीथीन और पीवीसी के कुछ उदाहरण हैं। क्या वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, या एक्रेलिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही है, क्योंकि ये सही लिखा हुआ है थर्मोप्लास्टिक, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही होगा, थर्मोप्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? क्या वो कार्ल मार्क्स था, या स्टालिन था, या जो लेनिन थे, या लियो टॉल्स्टॉय था? तो रूसी क्रांति का संबंध लेनिन से था, याद रख सकते हैं, लेनिन से था रूसी क्रांति का संबंध, याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी विकल्प सही होगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो साइनोलॉजी है वो किस वैज्ञानिक का अध्ययन है, किसका अध्ययन का है? क्या वो घड़ियाल का है, या पालतू कुत्ते का, मगरमच्छ का, डायनासोर का?
तो ये किसका अध्ययन है, जरा सा बताएं। साइनोलॉजी, है ना। तो ये पालतू कुत्ते का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है, क्या किसको बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? क्या पारे को बोलते हैं, पोटास को बोलते हैं, शुष्क बर्फ को बोलते हैं, एप्सम्स को बोलते हैं, किसको बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? तो ये शुष्क बर्फ को बोला जाता है। फिलहाल इसका सही विकल्प ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम है शुष्क बर्फ, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? क्या ग्राहम बेल थे, या बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, लॉर्ड लिस्टर थे, या अगस्टाइन थे? कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प बताएं। तो जो विकल्प बी की तरह बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? याद रखें, दिवस से एक प्रश्न जरूर ट्रेंड करता है ना। इनको बना लें अपना, है ना। सभी का जनसंख्या दिवस को पढ़ लें। क्या 11 जुलाई है, 12 दिसंबर है, या 29 अक्टूबर है, या फिर 12 जनवरी है? कब है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है ना। हम सबके प्रेरणा स्रोत स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सॉरी, मैंने बोल दिया, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, वो किसने लिखा? क्या भावभूति थे, जयदेव थे, चंद्रवरदाई थे, बाणभट्ट थे? कौन थे? इसका चयन करें। तो चंद्रवरदाई जी ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा है, याद रखें। बाणभट्ट की दो रचनाएं हैं, एक है हर्षचरित, दूसरी है कादम्बरी, है ना। दोनों याद कर लें। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। फिलहाल 19 का विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? क्या 143 है, 123 है, 74 है, अनुच्छेद 356 है? क्या है? किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? मैंने संविधान का टॉप 50 प्रश्न करवाए थे, उसमें ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो अब जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख लें, है ना। तो क्वेश्चन फिलहाल इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि अध्यादेश 123 अगर ये बात करता है किसकी? राष्ट्रपति की। अगर हम यहीं राज्यपाल कर दें तो राज्यपाल के लिए बात करेगा 213। किसके लिए? राज्यपाल के लिए 213, है ना। 356 क्या है? ये राष्ट्रपति शासन है, इसको भी याद रखें। फिलहाल इसका विकल्प ए सही हो, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, चेन्नई में है? कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 21 का सही विकल्प की चयन करें। जो भी लोग विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 11 है, 12 है, 16 है, 17 है? कितनी संख्या है संस्कारों की? क्वेश्चन नंबर बताएं जरा। तो ये 16 है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की ज़रूरत पड़ती है? तो पहले तो हम यही बता दें कि अगर एमिनो अम्ल है तो इसका संबंध किससे है? प्रोटीन से। क्वेश्चन यही पूछा जाता रहा कुछ दिनों से कि एमिनो अम्ल का संबंध किससे है, तो वो है प्रोटीन से, है ना। अब इसमें कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ज़रा सा बताएं। इसमें कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रोटीन की आवश्यकता होती है, याद रख सकते हैं। बढ़िया उम्दा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? मैंने बहुत सारी डेटा हैं जो मैं चिल्ला चिल्ला के रोज़ कहता हूँ कि इनको पूरा ही याद करना पड़ेगा। आधा अधूरा याद कर लोगे तो आगे चल के फंस जाओगे। एग्ज़ाम आज की डेट में इतना टफ होता जा रहा है कि एक भी विकल्प को आधा अधूरा नहीं पढ़ना है, याद नहीं करना है ना। जैसे बात करें चोरी चोरा कांड की बात करें, अगर 1922 याद कर लेते हैं तो फंस जाओगे। पूरी डेट याद करो, 5 फरवरी 1922, है ना। ये चोरी चोरा कांड की घटना है। ऐसे ही इसको भी याद करना पड़ेगा कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। देख रहे हो ना, 1931, 31, 31। क्या करोगे 31 को याद करके? पूरी डेट याद करना सीखो।
तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा गांधी अर्बन समझौता, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, महात्मा कहकर संबोधित किसने किया था, है ना। यहाँ से प्रश्न बनता रहा है एग्जाम में, तो सभी पढ़ लें कि महात्मा शब्द किसने कहा था। क्या सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने, रवींद्रनाथ टैगोर ने, कब कहा था, थोड़ा सा हमें बताएं, चर्चा करें इस विषय पर। तो ये उपाधियां हैं, एक दूसरे को सबने दी हैं। इन्होंने कहा ये मैं तुमसे कहूँगा, उन्होंने कहा मैं तुमसे ये कहूँगा, है ना। तो ये सब याद कर लें उपाधियां और उनके नाम, ठीक है, किसने क्या बोला। तो इसका मैं टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को मैं छोटा सा एक टैगलाइन बना के लिख दूंगा कि किसने क्या किसको बोला है। यहाँ से एक नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। जैसे ये वीडियो टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करूँगा, उसके नीचे तुरंत एक नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा कि उपाधियाँ और उनके नाम, किसने क्या इसको क्या उपाधि दी, है ना। तो फिलहाल इस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखते हैं कि महात्मा किसने कहा था। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। क्या कहा था, राष्ट्रपिता, है ना। किसको कहा था, गांधी जी को कहा था, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा तो ये तो है नहीं। अब राष्ट्रपिता जब कह दिया महात्मा गांधी से तो महात्मा गांधी को भी बुरा लगा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वापस नेताजी कह दिया। ये जो नेताजी आज लगा है ये गांधी जी की ही देन है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब चित्तरंजन दास पर विकल्प की चर्चा कर लेते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है देश बंधु। क्या कहा जाता है, देश बंधु, है ना। मैंने पिछली वीडियो में ही डिस्क्राइब किया है कि देश बंधु किसे कहा जाता है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। एक हाल ही में प्रश्न बताया था कि दीन बंधु किन्हें कहा जाता है, दीन बंधु, दीन बंधु किन्हें कहा जाता है, तो C.F. एंड्रयूज, जो C.F. एंड्रयूज थे उनको दीन बंधु कहा जाता है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम महात्मा कहकर संबोधित किया था, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि जो एजरा कप का संबंध किससे है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है। क्या पोलो से है, टेनिस से है, बैडमिंटन से है, गोल्फ से है, किससे संबंधित है। इसका सही विकल्प चुनाव करें। क्या एजरा कप किससे संबंधित है, बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रश्न है। तो बता दें इसका संबंध पोलो से है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाए तो 4 है। फिलहाल इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। इसी पोलो को खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में गिर गया था, घोड़ी से गिरकर और उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका मकबरा लाहौर में है, ठीक है, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में किस एक वैज्ञानिकों ने की थी। क्या वो न्यूटन थे, गैलीलियो थे, केपलर थे, कोपरनिकस थे, है ना। ग्रहों के नियम किसने दिए हैं, केपलर ने दिए हैं, याद रखें, ठीक है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है ना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, याद रख सकते हैं, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। राज्यसभा क्या है, इसे अपर हाउस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं। ये एक स्थायी सदन है। क्या है, स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, याद रखें इतना भी, है ना। भंग किसको कर सकते हैं, लोकसभा को। लोकसभा से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि लोअर हाउस, है ना। ये जब ये अपर है तो वो लोअर होगा, है ना। और उसको लोकसभा को क्या बोलते हैं, पीपल्स ऑफ हाउस, मतलब लोगों का घर, है ना। अब इनके अनुच्छेद भी याद कर लें कि ये राज्यसभा किस अनुच्छेद में है और लोकसभा किस अनुच्छेद में है ना, संसद किस अनुच्छेद में है। तो छोटी सी ट्रिक है, मैं लिखवा रहा हूँ, याद कर सकते हैं आप, उसको लिख लें कि जब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये तो आप समझ ही चुके हैं। अब मैं कुछ और लिखा रहा हूँ कि इनका अनुच्छेद कैसे याद करें। तो सरला से याद कर सकते हैं, सरला, है ना, सरला। सा से हुआ संसद मतलब 79, रा से हुआ राज्यसभा मतलब 80, लोकसभा से बात करें तो यहाँ लिख दूँ क्या, 81, है ना, 81, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, है ना। तो फिलहाल याद कर लें आप कि संसद कैसे याद करेंगे, सरला, संसद 79, राज्यसभा 80 और 81 लोकसभा, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत का प्राथमिक जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है। क्या राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कौन होता है, इस पर चर्चा करें। तो जो लोग विकल्प एक ही तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम बढ़िया हैं, उम्दा हैं, बहुत ही
यूनिक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति से कुछ तथ्य मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये अनुच्छेद 52 में आता है। किस में आता है? 52 में। तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। कितनी सेनाओं का? तीनों सेनाओं का कमांडर होता है ना। इसको राष्ट्रपति जो बनता है उसके लिए 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना। सेवानिवृत्ति की बात करें तो 65 वर्ष होनी चाहिए। इसका जो वेतन होता है वो 5 लाख होता है। कितना होता है? 5 लाख होता है। किससे होता है? आयकर से मुक्त होता है। याद रखें, किससे होता है? आयकर से मुक्त होता है। अभी हाल मैंने पिछले क्वेश्चन करवाया है कि राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है, वो 123 के तहत करता है ना। और भी कुछ बच रहा। हाँ, आपातकाल के जो प्रबंध हैं वो कुछ हैं, जैसे 352, 356 और 360 को भी लागू करता है, याद रखें। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। अगर मेरे सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगता है मेरा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियोज़ आपको समय से मिल सके। तो प्रश्न नंबर लास्ट है और इसको देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। क्या 1600 में हुई थी, 1800 में, 1500 में या 1700 में? कब हुई थी इसकी स्थापना? तो चर्चा करें आप। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, 1600 में। तो ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस और वीडियोज़ ऐसे टॉप 30 लेके आता रहूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है और घर पर पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद।